बेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट, ठीक है, किसी को पता है? ये टॉपिक छोटा था, किसी ने पूछा नहीं है, नहीं पूछा ना, बुक तो पढ़े होंगे, उसमें दिया हुआ है जो आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना है, उसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है टॉपिक। क्या नहीं समझ में आ रहा है? पूरा चैप्टर उसको नहीं समझ में आया? बड़ी अजीब बात हो गई। बाकी सबको समझ में आया है और किसको नहीं समझ में आया? तुमको तो नहीं आएगा, मुझे देखने से लगता है नहीं समझ आएगा। जब आप एक्टिव रहेंगे, नहीं रहेंगे, हंसेंगे, क्योंकि दांत निकालेंगे तो कैसे समझ में आए? हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा? कोई समझ नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आ जाएगा? पूरा मैं 1.5 घंटे का रिवाइज नहीं कर सकता हूँ। आज जो चीज नहीं आई वो बता दीजिए हमको, ठीक है? नहीं तो आप, मैं आता हूँ पहले, लेकिन ये टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बैठता हूँ बता देता हूँ, कहीं पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम आपको बता देंगे। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में, बेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होता है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय आप बताइए कि ये समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा वो चीज, उस समय नहीं बताता है। मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। पहले इस लाइन को नोट कर लीजिए सब लोग। लिखा है अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सच ए मैनर दैट इट रिसीव ऑप्टिमम लाइट। इसका मतलब समझ में आ रहा है? हेडिंग क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है बेजोफिल सेल में होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसे वो अरेंज होते हैं? सोचिए, ये क्या है? बेजोफिल सेल है, ये रूम, और इसमें क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं, तो अरेंज कैसे होते हैं, किस पैटर्न में वो लगे होते हैं? तो अरेंजमेंट उनका ऐसा होता है ताकि वो ऑप्टिमम लाइट को यूज कर सकें। ऑप्टिमम का मतलब समझें? सफिशिएंट। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। देखिए, जितनी उनको चाहिए लाइट उतना वो यूज कर सके, ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब देखिए, 3 तरीके का अरेंजमेंट में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये है बेजोफिल सेल, ठीक है, और यहाँ पर भी बना दिया बेजोफिल सेल। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, समझिएगा, अगर लाइट बहुत तेज आती है, हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट कैसे होती है? हाई। लाइट की इंटेंसिटी अगर तेज है, धूप बहुत तेज आ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? बेजोफिल सेल है, ये लाइट यहाँ से आ रही है, देखिए लाइट फॉल हो रही है, लीफ पर लाइट आ रही। सोचिए, लीफ है, इसमें क्या है? बेजोफिल सेल है, आपने एनाटॉमी में पढ़ लिया है। उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना। वो क्लोरोप्लास्ट कैसे अपने, ध्यान रखना, बेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूव कर सकता है, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है, तो मूव कर सकता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट इधर से उधर मूव कर जाते हैं। जब लाइट तेज आती है तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट इसके लाइट के पैरेलल हो जाते हैं। अब देखिए, पैरेलल है कि नहीं है? लाइट ऐसे आ रही है, क्लोरोप्लास्ट ये
ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये लाइट आ रही है, पैरेलल जब हो जाएगा तो लाइट इस पर कम पड़ेगी, ऊपर से लाइट जो आ रही है वैसे निकल जाएगा साइड से, इस पर लाइट कम फॉल होगा, इसको ज़्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि लाइट बहुत तेज आ रही है। तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, लाइट की डायरेक्शन को पैरेलल कर लेते हैं जब लाइट तेज आती है, ठीक है, समझ में आया। और न्यूट्रोफिल सेल का जो किनारा होता है, किनारे की साइड में लेटरल वॉल कौन सी है इसकी, अगर मैं कहूँ इस सेल का लेटरल वॉल, तो लेटरल वॉल ये हुआ ना किनारे की दीवार, तो दीवार से सट जाते हैं जा करके, न्यूट्रोफिल सेल की जो वॉल होती है उससे सट जाते हैं, सारे क्लोरोप्लास्ट से जाके सट जाएंगे ताकि वो लाइट का प्रभाव ना, उनको लाइट ज़्यादा समस्या ना करे, ठीक है। और अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, लो, अगर लो इंटेंसिटी है, लाइट कम आ रही है, जब लाइट कम पड़ पाती है सुबह के समय लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो न्यूट्रोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, वो अपने आप को परपेंडिकुलर कर देते हैं। देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ मैंने ज़्यादा लाइट दिखाया, यहाँ लाइट क्या दिखाया, कम, तो लाइट ज़्यादा लेने के लिए, ज़्यादा लाइट लेने के लिए, क्योंकि लाइट क्या है, कम आ रही है सुबह के समय, ठीक है, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं, लाइट के इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं, इधर से लाइट आ रही है और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, अच्छा सोचिए ऐसे है हमारा एंड, इस पर लाइट ज़्यादा फॉलो नहीं की, ऐसे ज़्यादा हमने हाथ ऐसे किया है, सनलाइट आ रही है, इस पर ऐसे निकल जाएगा ना, वैसे क्या है, ज़्यादा लाइट फॉलो, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया दिखाई देगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट भी नजर आएगा। तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर, यहाँ क्या कर लेते हैं, पैरेलल कर लेते हैं, समझ में आया। बहुत तेज लाइट में, बहुत धीमी लाइट में, जब लाइट मॉडरेट होती है, मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमा, तो ये रैंडम अरेंज हो जाते हैं, यानी कि मॉडरेट लाइट में कैसे हो जाते हैं, रैंडम, रैंडम का मतलब इधर से उधर देखिए कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम में कोई पैटर्न नहीं है, इधर उधर अपना रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि लाइट बहुत तेज नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, पैरेलल, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल अरेंज हो जाएंगे, यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, तो तीन तरीके का अरेंजमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कितने टाइप का है, 3 टाइप का, ठीक है। जब लाइट फॉल होती है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को सेट कर लेता है उसी के हिसाब से, क्योंकि अगर वो एक जगह पड़ा रहेगा तो डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर क्लोरोफिल क्या है, वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से अपने आप को सेट कर देता है। ये समझ में आया ना, आगे बढ़ जाए, नोट कर लें इसको। साइन हो गया बेटा तुम लोगों का, अच्छा उस क्लास से आप लोग आए, जल्दी नोट कर ली, टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम हो जाता है, आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। अब इसके बाद क्या समझना है, हमने आपको लाइट रिएक्शन पर बताया था, फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप होते हैं, देखिए अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए एक बार, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज, और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बैलेंस नहीं है,
बैलेंस नहीं किया तो कैसे? इसमें ये ग्लूकोज कितने स्टेप में बनेगा या फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दोनों रिएक्शन साथ साथ में चलती हैं कि एक के बाद एक चलती है? हाँ, 1 by 1 के साथ साथ। देखिए जब तक लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा फिर डार्क रिएक्शन चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेप आपको बताया था, लाइट रिएक्शन हो गया और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीजें बनती हैं। क्या बनता है लाइट रिएक्शन में? कहाँ चलता है? ग्रेनम में। और कहाँ चलता है? थैलेकोइड भी कह सकते हैं, क्योंकि थैलेकोइड के बंडल को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। स्ट्रोमा लेवली में भी चलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है सभी में लाइट रिएक्शन चलता है। क्या बनता है लाइट रिएक्शन में? एटीपी बनेगा और क्या बनेगा? NADPH प्लस H प्लस NADPH2। ठीक है, और क्या बनेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन यही बनती है। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन रिलीज होता है भाई। ऑक्सीजन बनेगा तभी तो रिलीज होगा। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यही पर होता है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ यूज होगा? डार्क रिएक्शन में हो जाएगा। ठीक, अब लाइट रिएक्शन कैसे चलती है ये समझना। लाइट रिएक्शन कैसे ऑपरेट होती है? तो लाइट रिएक्शन 2 टाइप की है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में चूंकि एटीपी बनता है, क्या बनता है? एटीपी। इसीलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन को और क्या कह सकते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा है। एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। और ये एटीपी चूंकि लाइट में बनती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आया? इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप का है। ठीक है, 2 टाइप का। एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब कब नॉन साइक्लिक चलेगा, कब साइक्लिक चलेगा? देखिए अगर नॉन साइक्लिक चलता है तो आप बोलेंगे क्या बनता है उसमें? एटीपी एंड NADPH2 बनेगा और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगा। और अगर साइक्लिक चलता है तो क्या बनेगा? साइक्लिक में आपका ओनली एटीपी, केवल एटीपी बनेगा। ध्यान रखना है, केवल साइक्लिक में एटीपी बनता है। ठीक है, अब कब नॉन साइक्लिक होगा और कब साइक्लिक होगा ये समझना। ठीक है, नॉन साइक्लिक कब चलेगा? तो देखिए इसको हम लोग नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां दोबारा नहीं आता है, ये नॉन साइक्लिक है। और साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है दोबारा वहीं रिटर्न घूम के वापस आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जानना ये जरूरी है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन जो है ये कब चलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये नॉन साइक्लिक में एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें वो दोनों फोटो सिस्टम, या तो पहले आप समझ ही लीजिए, अभी वो डिफरेंस से समझाएंगे। इसको देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, सीधे नॉन साइक्लिक हेडिंग, नॉन साइक्लिक। बुक में डायग्राम ओपन कर लीजिए। आपके पास कितने फोटो सिस्टम थे? 2 फोटो सिस्टम। ये वाला PS2 है और ये मैंने बनाया PS1। इमेजिन करिए फोटो सिस्टम लगे कहाँ है?
ये फोटो सिस्टम कहाँ लगा होता है? फोटो सिस्टम का मतलब समझ में आया था, ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आपने जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़े, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, वही तो है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में, हर प्लांट में यही है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। उसमें सेंटर में क्या रहेगा? क्लोरोफिल ए रहेगा। बाहर कौन रहेगा? क्लोरोफिल बी बाहर रहेगा। और कौन रहेगा बाहर? कैरोटीनॉइड रहेंगे। ये हो गया फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम लगा कहाँ होता है? तो मीजोफिल से क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें आपने ग्रेना पढ़ा था ना, ये देखिए ग्रेना, ये क्या है? ग्रेनम। कल मैंने सब समझा दिया था। ये ग्रेनम है। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड कहाँ लगा है? तो बोलेंगे बताइए कहाँ लगा है? सेकंड वाले को, सेकंड वाला वहां होता है जो अप्रेस्ड रीजन होता है। अप्रेस्ड का मतलब कांटेक्ट वाला एरिया। जैसे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है ना, इसमें एक मेम्ब्रेन है, दूसरी, ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है ना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाली झिल्ली और नीचे वाली झिल्ली दोनों जुड़ गई है जाकर के, है ना। ऊपर वाला थैलेपॉइड, नीचे थैलेपॉइड दोनों जुड़ा है। इसको क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड रीजन। तो अप्रेस्ड में क्या होता है? फोटोसिस्टम सेकंड। कौन सा होता है? सेकंड। यहाँ पर आपको फोटोसिस्टम सेकंड मिलेगा, पीएस सेकंड। कैसे ध्यान रखेंगे? वैसे ध्यान रखेंगे, दो चीजें जब ऐसे जोड़ती हैं तो जुड़ेगा तभी तो। सेकंड में दो लाइन होती है ना, सेकंड में कितना है? दो है ना। फर्स्ट में सिंगल लाइन है, सेकंड में दो लाइन। दो का मतलब इस तरह से दो जुड़ेगा तब क्या होगा? वहां पर सेकंड होगा, ठीक है। जहां पर ये दो लाइन आपस में जुड़ जाएंगी वहां पर क्या हो जाएगा? कांटेक्ट पर सेकंड। तो सेकंड यहाँ पर, और इसके बाद में फर्स्ट कहाँ लगा रहेगा? यहाँ कहीं फर्स्ट हो सकता है, यहाँ भी फर्स्ट होगा, यहाँ पर समझ लेना ध्यान से। सेकंड यहाँ पर, ये सेकंड है, ये सेकंड बनाया, ये बाकी जगहों पर क्या है? सब फर्स्ट है। इसमें कौन सा होगा? बीच में ध्यान रखिए, बीच में आपको ये फर्स्ट होगा। यहाँ पर अगर बोलेंगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट, क्योंकि ये कांटेक्ट एरिया नहीं है, ये फ्री सरफेस है, ठीक है। अब जब लाइट पड़ती है, जब लीफ पर लाइट पड़ती है, ध्यान से समझ जाइए, जब लीफ पर लाइट आया, वो लाइट लीफ से कहाँ गया? सेल में गया। लीफ के अंदर कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। सेल के अंदर गया लाइट, सेल के अंदर लाइट पहुंचा, फिर वहां से कहाँ जाएगा लाइट? क्लोरोप्लास्ट में जाएगा ना। क्लोरोप्लास्ट से लाइट कहाँ जाएगा? ग्रेनम में जाएगा। ग्रेनम से कहाँ जाएगा? फोटोसिस्टम पर पड़ेगा। सीधे लाइट कहाँ पहुंचेगी? फोटोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों फोटोसिस्टम देखिए, ये आपका पीएस कौन सा हो गया? पीएस सेकंड हो गया। इस पर लाइट आ रही है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ग्रेनम में लाइट जब आएगी तो लाइट को यहाँ कौन पकड़ेगा? जहाँ क्लोरोफिल होगा वही लाइट को पकड़ता है। फोटोसिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए है, बाहर कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड लाइट को कैप्चर करेंगे, इसको दे देंगे सेंटर को, क्लोरोफिल ए को लाइट ट्रांसफर करा देंगे, ठीक है। तो लाइट अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगी? फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट। ध्यान रखना है, लाइट दोनों पर एक साथ आती है, ठीक है। लाइट दोनों पर एक साथ आती है। यहाँ पर भी लाइट आ रही होती है, यहाँ पर भी और इस पर भी, समझ रहे हैं? दोनों पर लाइट एक साथ फॉल हो रही है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बोलेंगे क्या चीज है? इसमें रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर कौन सा है इसका? क्लोरोफिल ए है। इसका रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए, ठीक। जब लाइट फॉल होगा तो सारी लाइट कहाँ पहुंच जाएगी? क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाएगी। और क्लोरोफिल ए अपने अंदर से, चूंकि लाइट मिलने, जैसे आदमी को पैसा मिलने के बाद वो एक्साइट हो जाता, वैसे ये लाइट जब मिलेगा क्लोरोफिल ए को, ये एक्साइट हो जाएगा और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा देगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो जाएगा PS2 के 1 के पास में। देखिए अब यहाँ से वहां तक इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे? इस डायग्राम में देखिए,
सेकंड यहाँ पर है ना, सेकंड यहाँ पर है, यहाँ से सेकंड से भी देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा, समझ रहे ना। इलेक्ट्रॉन दोनों फ्री करेंगे, पहले तो इतना जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन दोनों निकालेंगे। कहाँ से देखिए, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऊपर है और सेकंड यहाँ पर है। फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाता है, सेकंड को जाता है, इतना ध्यान रखना है। फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाएगा सेकंड के पास। कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे तय करेगा, बताइए कोई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे तय करेगा, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला, उड़ के तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन उड़ के नहीं जाता है, सेकंड के पास आना है, कैसे जाएगा, बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ये बताओ कोई। मैंने कहा था इसलिए पढ़ के, आप जब तक पढ़ के नहीं आएंगे हमारा लाख चल रहा है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा ये, और फिर हमको दोष देंगे आप, बताइए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट सेकंड, आपका फर्स्ट निकला, सेकंड यहाँ पर है, कांटेक्ट वाले एरिया में है, कैसे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा जाएगा। कैरियर जैसे जब कोई काम हो रहा होता, सड़क बन रही होती है, तो क्या होता है, वर्कर जो होते हैं एक जो है एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं ना, मटेरियल छत लग रही है तो एक दूसरे को ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां तक जाएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ। बीच में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, दिखाया नहीं गया यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन बीच में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन को, इधर देखो जी, इधर देखो, इसको कुछ नहीं है। फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाना है, उड़ के नहीं जाएगा, इसी मेम्ब्रेन पर, जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, कौन सी मेम्ब्रेन, थायरोइड वाली, इसी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ से इसके पास, इसलिए इसके लास्ट में यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कैरियर के द्वारा अगर हमको इलेक्ट्रॉन उनको देना है तो डायरेक्ट नहीं फेंकेंगे, इनको देंगे, लास्ट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन वहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ डिफरेंट कैरियर के द्वारा जाता है, वही समझना कौन कौन सी कैरियर। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री किया गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा होता है, तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन पीओ5 को, किसको मिलेगा, पीओ5। अभी आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ मैं साइड में फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, इतना आसान थोड़ी नहीं है सब्जेक्ट। पीओ5, ठीक है, जो हमने PHPO लिखा है उसका मतलब क्या है, पीओ5। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, पीओ5 है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा होता है, पीओ5। ऐसे ही यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, साथ में जाएगा, यहाँ से रिलीज हुआ, इसने देखा, इसको भी तो लाइट मिली थी, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FeS को जाएगा। FeS का मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, तो FeS को जाएगा, इसको लिखते रहिएगा साथ में, आयरन, बुक में नहीं है सर, सल्फर, आयरन सल्फर प्रोटीन को जाएगा। भाई आप इसको भेजते हैं, अब आपको दिखता नहीं है, सही दिखता है, क्यों जब आता है ग्रुप में सही दिखता है कि नहीं दिखता है, बोलो, कोई बोल नहीं रहा, दिखता है, बढ़िया देखे नहीं है, जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसी ग्रुप में तो आता है, कोई भेजता शादी भेजता है, भेजते हो ना, भेजते हो ना, देख लिया करिए, पहुंच जाता है, क्या मतलब लिखने का आपका, समझ लीजिए केवल, ठीक है, समझ लीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, पीओ5 को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, आयरन सल्फर प्रोटीन को मिल गया। समझ से लिखिएगा, कम समझिए ज्यादा, बाद में मिल जाएगा सभी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक भेज देना तुम जी, देख लेंगे सब।
अगला यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए, थियोफाइटिन किसको देगा इलेक्ट्रॉन? थियोफाइटिन, बताइए किसी को पता बताइए। प्लास्टोक्विनोन को देगा। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। पीक्यू, पीक्यू का मतलब क्या है? प्लास्टोक्विनोन। ये है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है। प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। मैं खाली इतना ही लिख दे रहा हूँ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। मतलब साइटोक्रोम, साइटोक्रोम क्या है? पिगमेंट है। ध्यान रखिए, जैसे क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है वैसे साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। उसमें B6 है और एक क्या है? F वाला है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, आपने पढ़ा नहीं है, अगर 12th क्लास 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो ये सब नॉलेज नहीं आपको है। क्यों? अब ये कोई 9th स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि कम ABCD करके नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर वो पढ़ाया जाएगा तो हायर वाला छूट जाएगा, जो समझाना है, जो क्वेश्चन बताना है वो छूट जाएगा। तो उतना वक्त तो आप लोग कर के आए करिए कम से कम। इसीलिए कहते हैं कि आगे एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, पढ़ के आप अपना वाला काम तो करके नहीं आते। साइटोक्रोम B6 के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा देखिए। ठीक है। इसके पास आगे जाएगा प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन BC। तो BC क्या है? वो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन का इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक। अब ध्यान से समझिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखिए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फ्री कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हो गया ना? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरा होगा? यहाँ से पीछे से आ रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास चला जाएगा। ठीक, चला गया यहाँ पर। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ था वो तो यहाँ से पूरा हो गया। ठीक। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया FeS को। अभी मैं आगे बताऊंगा यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है। पहले इतना देख लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, इसमें इलेक्ट्रॉन जब कम हुआ तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होती है? यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? यहीं पर फोटो सिस्टम जहाँ फर्स्ट सेकंड रहता है। ठीक है। वहीं पर क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है। फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है कि नहीं होता है? तो वाटर यही यूज हो रहा है। वाटर टूटेगा, इसकी क्या बनाएगा? 2H प्लस बनाएगा, प्लस हाफ O2 बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन देखते रहिएगा। वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना है, 2 वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 वाटर तो एक कंप्लीट ऑक्सीजन बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे एक वाटर टूट रहा है तो आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन रहा है, 2 वाटर टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक कंप्लीट ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है। एक कंप्लीट ऑक्सीजन 2 वाटर से बन जाता है। ठीक। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, यही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसकी कमी को पूरा करेगा। इसके पास भी लगातार लाइट बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी वाटर से लगातार पूरी हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ से पूरी हो रही है लगातार। ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर एक लिखिएगा, वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली वाटर टूटता कहाँ है, कैसे है? तो एक प्रोटीन है, समझ लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन को इवॉल्व करने वाला, ऑक्सीजन को निकालने वाला एक कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन है, जिसकी मदद से वाटर टूटता है। अगर वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या है? प्रोटीन है, जो कहाँ होती है? फोटोसिस्टम सेकंड के पास होती है। ठीक है। और उसी की मदद से वाटर टूटता है। यहाँ पर लिखेंगे OEC क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? प्रोटीन का है। ठीक है। इसी की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है। वाटर को तोड़ने के लिए मिनरल न्यूट्रिशन वाला तो चैप्टर हट गया है,
कौन कौन से एलिमेंट जरूरी है? मैग्नीशियम और क्लोरीन, कैल्शियम नहीं, क्लोरीन है। मैग्नीज और मैग्नीशियम भी नहीं है, मैग्नीज और क्लोरीन, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा एक चीज, आप यहाँ लिखिएगा मैग्नीज कितना बैलेंस होता है? प्लस प्लस होगा, देख लीजिएगा। और क्लोरीन, ये दो क्या है? यही ना, यही ना, यह चीज है, चेक कर लीजिएगा। यमजी है कि यमजी है ना? हाँ हाँ ठीक है, नहीं वो इसलिए लिए मैं कह रहा हूँ एमजी लिखा ना। मैग्नीशियम और क्लोरीन ये दो क्या है? एलिमेंट है जो वाटर की स्प्लिटिंग के लिए जरूरी है। एक बार चेक कर भाई, हमको मैग्नीज करा देते हैं और फिर कहते हैं उसने सही लिखा है। मैंने कहा मैग्नीज नहीं लीजिए। मैग्नीज और क्लोरीन एलिमेंट जरूरी है किसके लिए? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर ये नहीं रहेंगे सेल में तो वाटर टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ठीक है। सोचिए तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो किसकी मदद से आ रही है? मैग्नीज और क्लोरीन की मदद से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया क्या ये? अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ये हटा दे रहे हैं, तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हटाएंगे ना तो ये हट जाएगा, फिर दिखेगा नहीं। इतने नोट कर लिए ना, ये वाला नोट कर लिए ना, ये खाली नोट कर लीजिए बस इसको। जिसने नहीं किया है इतना नोट कर, क्योंकि इसी पे लिखना है हमको। वहाँ से कॉपी कर लीजिए। अरे वो सब क्या करना है, तो जल्दी से दूसरा स्लाइड आएगा, वैसे कॉपी कर लीजिए। बीच वाला जितना आता है 11-13 जो लिखा है, इस साइड में 11-13 जो लिखा है उस पर क्लिक करिए। ये इसी पे कॉपी का आ रहा है, इसी पे कॉपी का अब सही है। अब लिखिए इसमें, नहीं सही तो कॉपी का ऑप्शन आता है, लिखा रहता है इधर पर। इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, चलाने में तो सीखना पड़ेगा। सारी कॉपी हो गई, तो कॉपी हमारी इसमें पड़ी रहेगी, इसको चेंज कर। सिस्टम में हटा दें, आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये समझना आपको। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन जाता है किसको? पैरिडॉक्सिन को। किसको जाता है? पैरिडॉक्सिन। तो एफडी को और नोट करना है, एफडी का मतलब होता है पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में अब आप लास्ट बोलेंगे, यहाँ से क्या होगा? NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और क्या बन जाएगा? NADPH2, ठीक। ATP कहाँ बनती है? यहाँ साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ना, यहीं पर क्या बनेगा? ATP बनेगा। क्या बनेगा? ATP। कैसे बनता है ATP? ATP और के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है? ATP। आपको लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना? ATP बना। वो कहाँ बना? साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास बना। NADPH2 बना, वो यहाँ बना है, ठीक है। तो NADPH2 को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? NADPH2 को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? NADP प्लस चाहिए, ठीक है। प्लस क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 2 चाहिए होते, क्योंकि यहाँ H2 है, और साथ में हमको 2H प्लस चाहिए, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जुड़ा है ना। तो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा? हाइड्रोजन ऐड करना है ना। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगी ना, यहाँ आकर के हो जाएगी ना। जिसका प्लस 2 प्लस इस पर, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 माइनस हुआ, दोनों यहाँ बैलेंस हो गया। H2 में देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया ना, प्लस माइनस का बैलेंस हो गया।
ये मिलकर के ये बना देते हैं। अब ये समझना है कि ये कहाँ है, NADPH कहाँ से आया, कहाँ से आया NADP प्लस, हाँ कोई बताएगा? और एक चीज और, यहाँ एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम देख लीजिए, उसको बोलते हैं NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। NADP को रिड्यूस करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? NADP रिडक्टेज, क्योंकि NADP का रिडक्शन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम का नाम है। ठीक है, ये इस हाइड्रोजन को लिखिएगा, ये हाइड्रोजन स्ट्रोमा से आता है। कहाँ से आता है? फ्रॉम स्ट्रोमा। NADP कहाँ से आता है? ये भी फ्रॉम स्ट्रोमा से। ठीक है, स्ट्रोमा से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? यहाँ से आए, इधर से जो चल रहे थे ये इलेक्ट्रॉन है, कोई अलग नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रोमा से आया, NADP प्लस कहाँ से आया? स्ट्रोमा से आया। ठीक है, बाकी यहाँ पर समझ में आ रहा है इतना सब। तो ये नॉन साइक्लिक क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, दोबारा यहाँ वापस नहीं आ रहा है, यहाँ से निकला, खर्च हो गया। कहाँ खर्च हो गया? देखो NADPH2 बना दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, दोबारा वापस यहाँ नहीं आया, वेस्ट हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, इसका कहाँ वहाँ यूज हो गया करके, तो किसी का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? नॉन साइक्लिक स्कीम है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं नॉन साइक्लिक? क्योंकि जेड शेप में है। देखो ये किस शेप में आ रहा है? ये जेड शेप में आ रहा है। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक कब होगा? नॉन साइक्लिक कब होगा? जब दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे तभी तो नॉन साइक्लिक होगा। और दोनों फोटो सिस्टम काम तब करेंगे जब वेवलेंथ 680 तक आएगी। ध्यान सुनिएगा, अगर वेवलेंथ 680 के ऊपर निकल जाएगी लाइट की तो दोनों काम नहीं करेंगे। तो कौन सा काम करेगा? ये इसका रेंज कितना है सेकंड का? 680। 20 सेकंड का मतलब 680 होता है। और ये क्या है? P700, इसको क्या बोलते हैं? P700। तो अगर 680 681 लाइट हो जाएगी वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा? ये काम करना बंद कर देगा, तो फिर ये नहीं वर्क करेगा, तो नॉन साइक्लिक नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? साइक्लिक जो होगा समझना है। तो नॉन साइक्लिक काम तब करता है जब वेवलेंथ 680 तक आती है। बुक में लिखा है कि बियॉन्ड 680 वेवलेंथ ओनली साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन वर्क। 680 के बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब समझते हैं? उसके आगे, बियॉन्ड। हटा दें इसको। अब दूसरा इसके बाद एक बार जाकर के पढ़ लीजिएगा, ये समझ में सब आ जाएगा। साइक्लिक, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहीं वापस आ जाएगा। देखिए प्लांट में साइक्लिक नॉन साइक्लिक होते रहते हैं, डिपेंड करता लाइट कितनी तेज आ रही है। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ 680 तक आ रही, दोनों काम करेंगे। वेवलेंथ 680 81 हो गया, खाली यही चलेगा। ठीक है, तो साइक्लिक कब होता है? लिखेंगे व्हेन सही 680 के एवं इसके बाद हो जाएगा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। 680 नैनोमीटर के जब एवं लाइट पहुंच जाएगी तो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए साइक्लिक अगर आप कहेंगे कि 680 तक आ रही है, मान लीजिए 680 वेवलेंथ आ रही है, सुनिएगा 680 वेवलेंथ तक हमने बोला दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं। PS1 भी काम करता है और PS2। तो 1 वाले की लिमिट कितनी है? 700 तक वो काम करेगा। PS1 और PS2, 1 वाला 700 तक काम करता है और ये 680 तक काम करता है। ठीक है, 700 और 680।
तो अगर मान लीजिए वेवलेंथ कितनी आ रही है, 680 तक आ रही है, तो दोनों काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि केवल नॉन साइक्लिक पिछला वाला ही चलेगा 680 तक? बताइए। ऐसा नहीं होता है कि 680 तक वेवलेंथ आ रही है तो केवल क्या है, नॉन साइक्लिक ही चलेगा, साइक्लिक भी चल सकता है। कैसे, वो देखिए। आपको अभी मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया, उसमें आपको बोला कि मैंने यहाँ पर कि फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, कॉन्टेक्ट वाला है फर्स्ट कहाँ होता है, यहाँ। ठीक, बताइए यहाँ कौन सा फोटो सिस्टम मैंने बताया था आपको, यहाँ फर्स्ट वाला बोला था। तो जब अगर कहा जाए कि ग्रेनम में कौन सा चलता है, तो ग्रेनम में तो दोनों चलता है। ग्रेनम में कॉन्टेक्ट वाला एरिया ग्रेनम में ही तो है, इसमें कोई कॉन्टेक्ट है, ये झिल्ली में कोई कॉन्टेक्ट नहीं। आपको लगा है 2 लाइन है, तो 2 लाइन वाली मेम्ब्रेन तो होती ही है, 2 डबल मेम्ब्रेन होती है ना। ये थाइलेकॉइड की क्या है, ये थाइलेकॉइड की डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप इसको सिंगल मानेंगे, ये स्ट्रोमा लैमेली है। स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम कौन सा होता है, फर्स्ट वाला। तो स्ट्रोमा लैमेली में कौन सा फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगा, साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? स्ट्रोमा लैमेली में केवल एक ही फोटो सिस्टम है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला का मतलब 700 वाला साइक्लिक चलेगा। 700 वाला इधर बनाया था हमने, इधर तो बोला था यही साइक्लिक कराएगा। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जहां पर होगा, केवल फोटो सिस्टम से फर्स्ट मिलेगा, तो उसमें बोलेंगे केवल साइक्लिक चलता है। तो ग्रेनम में दोनों चलते हैं। ठीक है, दोनों चलते हैं। सिंगल कब हो सकता है ग्रेनम में, लाइट अगर 680 के ऊपर चली गई तो ग्रेनम में सिंगल हो जाएगा, साइक्लिक वाला हो जाएगा। 680 तक है तो ग्रेनम में दोनों, 680 के ऊपर चला गया तो सिंगल। लेकिन स्ट्रोमा लैमेली में लाइट से कोई मतलब नहीं है, चाहे लाइट कम वेवलेंथ की रहे चाहे ज्यादा रहे, चलना एक ही है। कौन सा वाला, साइक्लिक वाला, क्योंकि एक ही फोटो सिस्टम है ही है। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, लिखेंगे स्ट्रोमा लैमेली ओनली फोटो सिस्टम PS1। इसीलिए क्या होता है वहां पर, साइक्लिक होता है। स्ट्रोमा लैमेली में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसलिए वहां पर क्या मिलेगा, साइक्लिक। यहाँ लाइट से कोई मतलब नहीं है कितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज लिखिएगा, ऑलवेज साइक्लिक क्या होता है, ऑलवेज हमेशा साइक्लिक होता है। ठीक है, और आगे लिखेंगे इन ग्रेनम। ग्रेनम में क्या मिलेगा, बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, दोनों मिलेगा। तो दोनों मिलेगा तो किस चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, आगे लिखेंगे डिपेंड लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर लाइट की वेवलेंथ 680 तक अप टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अप टू 680 आ रही है तो नॉन साइक्लिक, और above 680 तो साइक्लिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हमको क्या समझना है, नॉन साइक्लिक वाला। नॉन साइक्लिक में केवल एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा। कब होगा नॉन साइक्लिक, कहेंगे ये ग्रेनम में भी हो सकता है जब 680 के ऊपर निकल जाएगा, और स्ट्रोमा लैमेली में हमेशा नॉन साइक्लिक चलता है। ठीक है, इसमें लाइट से कोई लेना देना नहीं। इसमें देखिए, ये आपके पास फोटो सिस्टम क्या है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ये दूसरा वाला नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है।
साइड ठीक। अब कम से कम आपने ध्यान दिया साइड देखिए मैंने दूसरा नहीं बनाया है, इसका मतलब सेकंड वाला होता नहीं होगा। अगर ग्रेनम में चल रहा है ये तो दोनों मिलेगा, स्ट्रोमा लैमिनी में है तो केवल ये दिखेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इस पर लाइट फॉल किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन? आयरन सल्फर प्रोटीन एफईएस को मिलेगा, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पैरिडॉक्सिन। वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6 के पास चला जाएगा। यहीं से उल्टा हो जाता, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ अभी क्या था? साइटोक्रोम B6 बनाया गया था ना, ध्यान से देखिए, इधर था साइटोक्रोम B6, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो जा रहा था, इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम नहीं होगा, NADPH नहीं बनेगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। देखिए यही दिखा दे रहे हैं, ये साइटोक्रोम B6F और इसके बाद प्लास्टोसाइनिन और लास्ट में इसके पास यहाँ से रिलीज हुआ वापस इलेक्ट्रॉन घूम करके यहीं आ, ये क्या है? साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होता है वहीं वापस आ जाता है। इसमें कुछ चीजें लिखनी है, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ कोई वाटर छूट नहीं रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नॉन साइक्लिक में वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर NADP प्लस यूज नहीं हो रहा है, NADP प्लस यूज नहीं हो रहा है। इसमें ATP बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ATP बनेगा, ATP से क्या बनेगा? इसमें ATP बनेगा, क्योंकि जहां साइटोक्रोम B6F रहेगा वहीं पर क्या बन जाएगा? ATP। तो खाली और खाली ATP बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा। NADPH2 जानते हैं इसने अपना इलेक्ट्रॉन NADPH2 को क्यों नहीं दिया? NADP प्लस को ऐसा नहीं उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है वो। NADP प्लस स्ट्रोमा में उपलब्ध है। स्ट्रोमा का मतलब समझ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम के बाद क्या है? ये स्ट्रोमा ही तो है, तो स्ट्रोमा में है NADP प्लस, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ठीक है, NADPH2 बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आएगा? दोबारा इसके पास दोबारा कहाँ से आएगा? तो ये चालाक है कि इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देता है, किसको? NADP प्लस को NADPH2 बनाने के नहीं देता है, ठीक है। बन सकता है, नहीं देगा क्योंकि दोबारा नहीं इसके पास आएगा, खर्च हो जाएगा, इसीलिए अपना इलेक्ट्रॉन अपने में घुमाता रहता रखते हैं। और क्या बनता है? केवल ATP बनती रहती है। समझ में आ रहा है? तो ओनली ATP बनेगा, ओनली ATP फॉर्मेशन, केवल ATP बनेगा, और नो NADPH2, नो NADPH2, कोई NADPH2 नहीं। तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ? अब बताइए, एफिशिएंसी किसकी है? क्या इससे डार्क रिएक्शन चल सकती है? डार्क रिएक्शन चल जाएगा कि नहीं चलेगा? अगली वाली डार्क पढ़नी है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना, चल जाएगा इससे? बता दो, इससे डार्क रिएक्शन साइक्लिक से हो जाएगा? पढ़ के तुम भी नहीं आपकी बात देखना। हाँ चलेगा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कैसे होगा? तब उसको रिड्यूस कराने के लिए NADPH2 चाहिए ना, NADPH2 CO2 को रिड्यूस कराता है। ATP तो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा ना, खाली ATP तो बन रहा है ना, तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल ATP ही बनता है साइक्लिक, इसीलिए डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज हो जाएगी तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी, ठीक। कहाँ तक हो गया? समझ में आया जी ये? अब ये समझ में आ गया सर, क्योंकि समझ में आ गया ना ये। अब देखिए इतना हो गया, इसके बाद
इसके बाद देखिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक आपको बता दें। अब हमको समझना है कि एटीपी बनती कैसे है, एटीपी बनती कैसे है, और एटीपी का बनना बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ तो एटीपी मैंने बोल दिया ना कि एटीपी बन रहा है, कैसे बन गया एटीपी, ये आपके आगे टॉपिक दिया है टॉपिक। अगर देखिए ओनली थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस तो समझ गए ना। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में सारा डिफरेंस आपको बता दिया है, ठीक है। अब कैसे एटीपी बनती है तो एक टॉपिक दिया है हेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस ये परिकल्पना है जिसके द्वारा इसमें क्या समझाया जाता है, कैसे एटीपी बनती है। एटीपी बनती कहाँ कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनती है ना, और एक एटीपी क्लोरोप्लास्ट में भी बनती है। लेकिन ध्यान रखिए क्लोरोप्लास्ट की एटीपी को प्लांट जो है स्टोर नहीं कर सकता। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है उसको तो यूज करता है ना। ये यहाँ बनेगा एटीपी, बन के तुरंत खर्च भी हो जाएगी, देखिएगा एटीपी तुरंत कंज्यूम भी हो जाता है, ठीक है। एटीपी बनता है और खर्च भी हो जाता है। तो देखिए ये मैकेनिज्म, ये हाइपोथेसिस किसके लिए है, ये मैकेनिज्म है, क्या है ये मैकेनिज्म फॉर एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी बनाने के लिए ये मैकेनिज्म समझाएगा कि कैसे एटीपी बनेगा, ठीक, कैसे एटीपी बनेगा। उसके लिए आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, बताते भी जाएंगे। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट का बनाया है क्या चीज, ग्रेनम थैलेपॉइड बनाया। कितने थैलेपॉइड बनाए मैंने, दो बनाया। इसमें जो बीच में जगह दिखाई दे रही है उस जगह को क्या बोलते हैं, स्पेस को। इसको अगर मैं डबल कर दूं, डबल तो होता है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ये थैलेपॉइड की मेम्ब्रेन कितनी होती है, डबल। इसमें बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये ल्यूमेन है, क्या है ये, ल्यूमेन होता है, ठीक है, ये ल्यूमेन। तो इसको मैं फिर से सिंगल कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, आप एक सिंगल मेम्ब्रेन के रूप में समझिए। ये देखिए एक ही समझा है, बुक में डायग्राम को ओपन करिए। एक सिंगल बना हुआ है, बड़ा सा सर्किल बना हुआ है, ये क्या एक सिंगल थैलेपॉइड में समझना है आपको। ये थैलेपॉइड की क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, और बीच में जो जगह है जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमेन, ठीक है। अब एटीपी बनाने के लिए क्या समझिए, एटीपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे कोई भी जब प्रोसीजर किया जाता है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेम्ब्रेन होना चाहिए। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो एटीपी कैसे बनेगा, एक झिल्ली होना चाहिए। बिना झिल्ली के एटीपी नहीं बनती है। झिल्ली यहाँ पर है, थैलेपॉइड की मेम्ब्रेन है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप बोलते हैं बाहर की झिल्ली और अंदर की मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, वहां पर भी मेम्ब्रेन है ना। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा। तो एक रिक्वायरमेंट में मेम्ब्रेन कंपलसरी है। दूसरा क्या होना चाहिए, एटीपेज एंजाइम होना चाहिए, क्योंकि बिना इस एंजाइम के एटीपी नहीं बनेगा। ये सब रिक्वायरमेंट बता रहे हैं क्या क्या चाहिए एटीपी बनाने के लिए। मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, एंजाइम का, एंजाइम बुक में देखिए यहाँ बनाया गया है, बुक ने आपको एंजाइम कहाँ बना के दिखाया गया है, ये देखिए, ये झिल्ली है, ये बगल में उसने दिखाया है एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेज एंजाइम। देखो ये डायग्राम देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान चीज। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है एंजाइम, एक झिल्ली बनाई है, ऐसे ही कई दो, एक है, दो, तीन, सब मिला करके ग्रेनम बोलते हैं ना। सब मिला के क्या बोलेंगे, ग्रेनम। यहाँ पर ये एंजाइम दिखाया गया, एक एंजाइम नहीं होता और ये एटीपी सिंथेज एंजाइम हो गया। एटीपी इसको बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। इसका दूसरा नाम क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी की सिंथेसिस करने वाला, ठीक। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है, कोई बताएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। वो क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H+। क्या होता है H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है,
बहुत समझने वाली चीज है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस। दो मीडियम है ए और बी, दोनों में कंसंट्रेशन में अंतर है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये है प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन में डिफरेंस। तो अगर यहाँ देखिए ये इस झिल्ली के इधर वाला जगह क्या है, स्ट्रोमा है ना। इसके इधर वाला एरिया कौन सा है, स्ट्रोमा है, और इसके अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं ना। इसके अंदर वाले एरिया को ल्यूमेन। ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इधर और इधर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन मतलब संख्या में अंतर जब आ जाएगा तो जब तक अंतर नहीं आएगा, अब प्रोटॉन कहाँ से आएंगे वो समझना कहाँ है, अभी तो पता नहीं क्या प्रोटॉन बताया, लेकिन आपने ध्यान से देखा नहीं प्रोटॉन कहाँ थे, H प्लस कहाँ थे, ठीक है। यहाँ H प्लस देखिए, यहाँ H प्लस क्या हो जाएंगे, लो, और यहाँ H प्लस ज्यादा, मतलब अंदर H प्लस ज्यादा होना चाहिए तो होगा नहीं, और बाहर H प्लस क्या है, कम। अगर दोनों जगह H प्लस या प्रोटॉन बराबर रहेंगे तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी बनाने के लिए आपके पास एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, आपके पास एक एंजाइम होना चाहिए, और मेम्ब्रेन के इधर इधर जो प्रोटॉन है उनकी संख्या में अंतर भी होना चाहिए। अगर अंतर नहीं है तो ये एटीपी नहीं बनेगी। अंतर कैसे बनता है वो समझाना, कैसे वो डिफरेंस बनता है, ठीक है, वो समझना है। बुक में 3 पॉइंट में समझाया गया है कि डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। तो 3 रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एक चीज और, देखिए यहाँ पर लिखिएगा इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में क्या होता है, लो H प्लस, H प्लस क्या हो जाते हैं, H प्लस कम देखने को मिलेंगे, H प्लस कम रहते हैं। और ल्यूमेन में क्या होता है, इन ल्यूमेन, ल्यूमेन में H प्लस क्या होते हैं, हाई H प्लस, मतलब प्रोटॉन की संख्या कहाँ ज्यादा होगी, ल्यूमेन में, थैलेकॉइड का ल्यूमेन होता है, और यहाँ बाहर H प्लस कम। अब ये अंदर ज्यादा कैसे हो गया, बाहर कम कैसे, पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जब डिफरेंस हो गया तो एटीपी तो बनाना बहुत आसान है। ये डिफरेंस बनता कैसे है वो समझना है। तो यहाँ पर देखिए एन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में क्या होता है, लो H प्लस, H प्लस क्या होते हैं, कम होने के तरीके से पहला तरीका। NADP, ये देखिए अभी जो मैंने जेड स्कीम बनाया था और बोला था यहाँ पर कि इस तरीके से, यहाँ पर देखिए फोटो सिस्टम कौन सा था, ये फर्स्ट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था NADP प्लस था, उसको इलेक्ट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ से टहलता हुआ आया, इसको साथ में 2H प्लस जोड़ा गया था, मैंने लिखा था 2H प्लस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रोमा से आ रहा है ना। तो NADPH को बनाने के लिए 2H प्लस को कहाँ से उठाया जाता है, स्ट्रोमा से उठाया जाता है, ठीक है। स्ट्रोमा से पकड़ करके 2H प्लस घसीटे जाते हैं, और किसके लिए, NADP प्लस बनाने के लिए। बन जाएगा 2H प्लस, वहाँ 2H नहीं H प्लस खींचे जाते हैं, वो तो 2 लिखा है, ठीक है, क्योंकि एक NADP प्लस बनाने के 2 चाहिए। तो प्रोटॉन लगातार कहाँ से खींचे जा रहे हैं, स्ट्रोमा से, इसको बनाने के लिए। वहाँ एक तरीका कम होने का समझ में आया, लेकिन ये कैसे कम हो रहा है, 2H प्लस यूज फ्रॉम स्ट्रोमा, NADPH को बनाने के लिए 2H प्लस स्ट्रोमा से यूज किए जा रहे हैं। एक तरीका तो ये, एक तरीका और होता है घटाने का, ठीक है, कि 2H प्रोटॉन और भी यूज होते हैं। देखिएगा जो थोड़ा सा समझने वाला, ये जो बुक ने इतना रिजल्ट दिया ना, वो थोड़ा सा देखिए, ये आपका थैलेकॉइड है, ये फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ है, यहाँ, फर्स्ट कहाँ है, यहाँ, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ तक आया है, यहाँ तक, सेकंड तक, चाहे इधर से घूम के आए
चाहे इधर से घूम जाए, उठ के तो आएगा नहीं। मेम्ब्रेन पर कैरियर लगे हुए हैं, कैरियर वो उसको डोनेट करते जाएंगे, ट्रांसफर। तो यहाँ सब हमने क्या बताया, वो बोला था कैरियर लगे हुए हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हमने बताया थियोफाइटिन था, कौन सा था, थियोफाइटिन था ना, वो कैरियर कहाँ लगा, ये क्या होगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है थियोफाइटिन, ध्यान से समझिए, वो बाहर की साइड में होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं भूल जाएंगे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन में लगे हैं, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है, बाहर है। सोचिए कि जितने कैरियर हैं वो इस कमरे की दीवार में खड़े हैं, अंदर से वो करके अंदर से, और एक कैरियर कहाँ है, बाहर। एक बाहर की साइड से लगा होता है। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, वो कहाँ होता है, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर की सरफेस पर होता है। ठीक है, समझ में आया, बाहर की सरफेस पर। स्ट्रोमा की डायरेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि बाहर क्या है, स्ट्रोमा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर present towards थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की बाहर की सतह पर देखने को मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, टुवर्ड्स स्ट्रोमा बोलेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं टुवर्ड्स स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, बाकी सब कैरियर कहाँ लगे हैं, इसी मेम्ब्रेन में अंदर लगे, उनको कोई समस्या नहीं। पहला वाला बाहर, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला यहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब अपना फ्री करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जब फ्री करेगा, तो इसको थोड़ा सा और ऐसे बना देंगे, यहाँ ये फोटो सिस्टम क्या है, ये सेकंड है, और ये क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर बाहर की साइड में देख रहे हैं, ये मैंने बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर स्ट्रोमा की डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, डायग्राम यहाँ से देखिए, ये था सेकंड, पीएस सेकंड था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, थियोफाइटिन को। ये थियोफाइटिन कहाँ है, बाहर की साइड, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटो सिस्टम से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, तो किसके पास जाएगा, थियोफाइटिन के पास चला गया, ठीक है। थियोफाइटिन को मिल गया इलेक्ट्रॉन ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अब जो आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये बाहर की साइड में है, ये किधर है, बाहर की साइड में, ध्यान सुनिएगा, ये बाहर की साइड में, बाकी सब लोग कहाँ हैं, बाकी सब लोग अंदर की साइड में, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से इस वाले को समझिएगा, ये अंदर की साइड में है, बाकी सब लोग, ये देखिए, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये सेकंड था, थियोफाइटिन कहाँ है, बाहर की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, अंदर वाले कैरियर, जो अंदर की साइड में, अंदर की दीवार पर लगे। तो पहला जो थियोफाइटिन, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किसको नहीं देगा, दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है। और इसके बाद कहाँ जाना है, साइटोक्रोम B6F, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को डायरेक्ट ना दे करके एक हाइड्रोजन कैरियर को देता, किसको देता है, हाइड्रोजन। मतलब प्लास्टोक्विनोन जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये प्लास्टोक्विनोन ऐसे समझिए कि एक बाहर किसी को इलेक्ट्रॉन मिल गया, अंदर कोई बैठा है, दीवार से सटा हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन लाना है, तो बीच में एक ऐसा आदमी है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके अंदर उसको पहुंचा दे,
समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन कैरियर बाहर की साइड में कौन सा है? पीओ हाइड्रोजन है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको नहीं देता है? दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर तो दरअसल में आप कहेंगे ये है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ ये मोबाइल वाला, ये बताएंगे भी आपको। बाहर इलेक्ट्रॉन मिला, वो अपना इलेक्ट्रॉन अंदर वाले को, जो दीवार के पास बैठा, उसको क्या है पहुंचाना है। किसके द्वारा पहुंचाएगा? किसी एक पर्सन को देगा कि तुम अंदर लाके इसको दे दो, वो घूम करके आएगा। तो पीक्यू क्या है? मोबाइल है, ये मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर से पकड़ करके, पीक्यू क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से पकड़ करके अंदर को भेज देता है। समझ लेना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ेगा, पकड़ करके अंदर जो बैठा अगला कैरियर उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इस सारी चीज को मैं यहाँ से हटा ले रहा हूँ और एक लाइन के रूप में बना दे रहा हूँ। ये लाइन आपके पास में है, ठीक है। यहाँ से देखिए, बाहर की साइड में क्या है? ये पीओफाइटिन, क्या है? ये पीओफाइटिन। अंदर की साइड में अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर अंदर की साइड में रखा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना है तो किसका सहारा लिया जाएगा? पीक्यू का। इलेक्ट्रॉन पीक्यू अपना पकड़ेगा, क्योंकि मोबाइल ये मूव कर सकता है, ये यहाँ से अंदर भी जा सकता है और यहाँ से मूव करके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? यहाँ से समझ में आए? मोबाइल इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से पकड़ करके जो अंदर की साइड में है झिल्ली के, उसको दे देता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं देता है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ हाइड्रोजन कैरियर भी है। उसके बदले ये स्ट्रोमा से कुछ लेता है। क्या लेगा? 2H+। अब देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्ट्रोमा में 2H+ हाइड्रोजन आयन की कमी पहले कैसे हुई? इससे हुआ। दूसरी कमी इससे होती है, जो प्लास्टोक्विनोन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके अंदर लाना चाहता है, उसके लिए मजबूर है वो। क्या करना पड़ेगा उसको 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो 2 प्रोटॉन का सहारा नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं भेज पाएगा, ठीक है। अब कैसे देखिए, प्लास्टोक्विनोन पीक्यू है प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस जुड़ेंगे इसके साथ, जुड़ गया ना। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ ही रहे, पीओफाइटिन से इलेक्ट्रॉन मिला प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ मिलकर क्या बना देगा? PQH2 बना देगा ना। अब देखिए, PQ 2H बन गया, तो 2 पॉजिटिव वैलेंसी 2 नेगेटिव वैलेंसी बैलेंस हो गया। क्या बन गया? मतलब प्लास्टोक्विनोन अपना रूप चेंज कर लेता है। प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन को जब पकड़ेगा तो क्या, प्रोटॉन को जब पकड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पकड़ेगा तो क्या करेगा? PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, अब PQH2 में हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? वापस ये प्लास्टोक्विनोन में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा? ये देखिए, 2H+ को जो पकड़ा हुआ था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देगा कि नहीं? कराएगा कि नहीं कराएगा? प्लास्टोक्विनोन ने यहाँ से 2 हाइड्रोजन पकड़े, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, अपना रूप चेंज कर दिया, बन गया PQH2। अब PQH2 के रूप में वो अंदर आता है। PQH2 का रूप धारण करके वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा, और जैसे अंदर आएगा फिर अपना असली रूप में आ जाएगा। PQH2 टूट जाएगा, PQ में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन जो बाहर से लेके आया था वो अंदर फेंक देगा और इलेक्ट्रॉन को अंदर कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए हाइड्रोजन का सहारा लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाने के लिए, इतना समझ लीजिए, बिना हाइड्रोजन प्लस के इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर अंदर नहीं ला सकता है, ठीक है। अभी मैं समरी में लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैं इसको समरी में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एक तो ये होगा, दूसरा लिखेंगे प्लास्टोक्विनोन रिसीव करता है, रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
दिया मैंने ना। प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर से और कन्वर्ट हो जाएगा pq(2) में। कैसे? बाय यूजिंग 2H+ फ्रॉम द स्ट्रोमा। और ये और लिख लीजिएगा कि ये जो प्लाज्मा कीनोन है, ये pq है, वो क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन कैरियर भी है। इलेक्ट्रॉन को भी कैरी कर सकता है और साथ में हाइड्रोजन को भी जोड़ सकता है। बाकी जितने कैरियर आपने बीच में पढ़े वो सब इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है, वो हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। तो दो तरीके से कमी हो रहा है। समझ में आया? स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो हो रही है। क्यों हो रही है? पहला तरीका क्या है कि 2H+ मतलब 2H+ तो क्या प्रोटॉन यूज किए जा रहे हैं लगातार स्ट्रोमा से। क्यों? NADPH2 को बनाने के लिए। ये लिखते हैं, इसको हटा दें, इसको लिखिए। और दूसरा तरीका सेकंड लिखिएगा, मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है, एकदम क्लियर कट लिख दिया है कि कैसे H+ बाहर कम हो जाए। समझ में आया? कुछ पूछना आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कंफ्यूजन है? बोलते तो नहीं, बताइए कंफ्यूजन क्या है। हाँ, एक बार पढ़िएगा और फिर हमको बताइएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में झिल्ली के इधर और इधर जब तक अंतर नहीं आएगा तब तक ATP नहीं करेगा। कैसे अंतर आएगा? तो अंतर आने का मतलब या तो अंदर ज़्यादा होगा या तो बाहर ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं तो ज़्यादा होना पड़ेगा तभी तो डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ कैसे डिफरेंस बनता है? अंदर यहाँ ल्यूमेन में अंदर ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं, बाहर कम हो जाते हैं। बाहर कम कैसे होते हैं? दो तरीके से होते हैं। एक तो NADPH2 लगातार बना रहा होता है, वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन खींचना पड़ता है, उसको तभी बनता है। समझ में आया? और दूसरा कम होने का तरीका ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो आप पढ़ते हैं वो बाहर बैठा होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जब उसको मिलता है फोटो सिस्टम से तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं पहुंचा पाता, वो एक कैरियर का सहारा लेता है जो घूम सके, जो अंदर आ सके, झिल्ली को क्रॉस करके अंदर आ सके। तो प्लास्टोक्विनोन का सहारा लेता है। प्लास्टोक्विनोन भी इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं भेजता आगे, वो भी क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को पकड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन को अंदर करता है। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, समझ आएगा। आगे देखिए, अब कैसे H+ यहाँ लिखेंगे, हाउ H+ इंक्रीज। बाहर कम हो रहा है, ल्यूमेन में क्या होगा? बढ़ेगा। ल्यूमेन में एलेफाइड का जो अंदर का जगह अभी बताया ल्यूमेन, उसमें H+ बढ़ते कैसे, ठीक है। तो उसमें बढ़ने के तरीके दो हैं। डायग्राम यहाँ देख लीजिए, ये क्या था हमारे पास? ल्यूमेन। इधर देख लो, बाहर क्या है? स्ट्रोमा है। इनसाइड की जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। बाहर दो तरीके से H+ कम हो रहे थे, बता दिया, ठीक। अंदर दो तरीके से बढ़ेंगे, दो तरीके से प्लस होता है। कैसे प्लस होगा? पहला तरीका है वाटर लगातार यहाँ टूट रहा होता है, तो जब वाटर टूट रहा होता है, वाटर कहाँ टूटता है? अंदर। OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अंदर की साइड में है, ल्यूमेन में, ठीक है, इनर सरफेस। ये लगातार 2H+ बना रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आयन प्लस H+ लगातार कौन बना रहा है? तो अंदर H2O की वजह से जो H+ बढ़ता चला जाएगा। पहला इंक्रीज कैसे होगा? बाय
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की टूटने से H+ रिंगन में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा और कैसे बढ़ेगा, और कोई तरीका है? और कोई तरीका बाहर दो तरीके से घट रहा था, अंदर एक ही तरीके से बढ़ता, दो तरीका नहीं, अंदर एक ही तरीके से, यही मेथड है। और कोई मेथड नहीं, बुक में 3 लिखा है, काउंट करिए, बुक में 3 लिखा है तरीका, 2 तरीके H+ हटाने के, एक तरीका H+ बढ़ाने का, एक तरीके से H+ यहाँ बढ़ेगा। अब बताइए बाहर की साइड में H+ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 तरीके से कम हो रहा है। अंदर कितने तरीके से बढ़ रहा है, एक तरीके से। ओवरऑल ग्रोथ कहाँ ज्यादा होगी, ओवरऑल H+ कहाँ ज्यादा होंगे, सोचिए बाहर H+ क्या है, ये कम और अंदर क्या है, बढ़ रहा है। बाहर कम हो रहा, अंदर बढ़ रहा, इसका मतलब क्या है, अंदर ओवरऑल प्लस ही तो होगा, नहीं होगा। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा, भले एक तरीके से ज्यादा होगी, एक ही मेथड है बढ़ाने का ना, वाटर का टूटना, लेकिन बाहर तो 2 मेथड है घटाने के, बाहर तो 2 मेथड है हटाने के, हटेगा ज्यादा ना, भले कम बढ़ रहा लेकिन बढ़ तो रहा अंदर, तो बाहर घट ज्यादा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो H+ अंदर की साइड में बढ़ते चले जाएंगे। तो जब ये चीज हो जाएगी तो बन जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, बन गया ना, किसके अक्रॉस बन गया, इस मेम्ब्रेन के इधर H+ क्या हो गई लो, तो अंदर की साइड में H+ आ गई। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से, ये आपके पास यहाँ पर है लो H+, लो H+ है, और यहाँ क्या हो गया, IH+। ठीक है, जैसे ही ये क्रिएट कंडीशन स्थिति जनरेट हो जाती है तो क्या होगा, अंदर H+ बढ़ रहे हैं, देखिए बुक में इस तरीके से अंदर ढेर सारे उसने H+ दिखाए होंगे, और बाहर H+ क्या है, कम किए हैं। अंदर H+ ज्यादा हो गए, जैसे अंदर भीड़ बढ़ गया, बाहर भी तो निकालना है, नहीं निकलना, तो अंदर H+ ज्यादा हो जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, बहुत ज्यादा हो गए ना, उनको बाहर बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो अंदर ज्यादा क्यों हुए, मजबूरी था अंदर का, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन को मजबूरी था पकड़ करके, हाइड्रोजन पकड़ना उसकी मजबूरी थी, वाटर को टूटना कंपलसरी है। ठीक है, तो H+ अंदर क्यों बढ़ा, वो कंपलसरी है, उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको घटाया जा सकता है। बराबर कैसे होगा, जितने H+ अंदर ज्यादा हो रहे हैं, यही H+ क्या है, यहाँ पर जो आपके पास एक एंजाइम लगा है, ATP सिंथेटिक एंजाइम, इसके 2 हिस्से F1 और F0 पार्ट, इस एंजाइम के 2 हिस्से होते हैं F1 और F0। इसमें से बुक में एक लाइन लिखा है, लिखिएगा ATP सिंथेटेस या ATP सिंथेस भी बोलते हैं, ATPase भी बोलते हैं। एंजाइम उसके कितने हिस्से हैं, उसके 2 पार्ट हैं, एक है F0 पार्ट और दूसरा है F1 पार्ट। F0 पार्ट जो है वो चैनल का काम करता है। आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है ना कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है बीच बीच में, वो क्या करती हैं, आयंस को ट्रांसफर करती रहती है, चैनल की तरह काम करती है, चैनल प्रोटीन। तो ये जो है F0 पार्ट जो देख रहे हैं आपका, ये वाला हिस्सा, ये क्या करेगा, चैनल का काम करेगा। ठीक है, ये देखिए क्या काम करेगा, ये चैनल, ये मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है, ये वाला पार्ट बाहर है, जो सर्किल जो गोला बना हुआ है, जो स्फीयर है, वो बाहर की साइड में है, और ये F0 पार्ट अंदर की साइड में। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये F0 है, और बाहर जो सर्किल बना है ये बाहर, ये F1 हो गया, ये F0। F0 पार्ट चैनल का काम करता है, ये फंक्शन एस चैनल, किसके लिए चैनल का काम करेगा, प्रोटॉन यहीं से निकलेगा, प्रोटॉन जो बाहर अंदर ज्यादा हो गए हैं, गेट यही है, बाहर एंट्री एग्जिट का गेट यही है, यहीं से सारे प्रोटॉन बाहर की साइड में जाएंगे। ठीक है, किसके लिए, चैनल, और
H प्लस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये चैनल का काम करता है, ठीक है। और F1 पार्ट क्या करता है, एंजाइम का काम करता है। ये मेन एंजाइम यही है, मेन एंजाइम यही है, ये मेन एंजाइम है जो क्या करेगा, जो करेगा एटीपी को, एटीपी के साथ क्या मिला देगा, फॉस्फेट मिला के क्या बना देगा, एटीपी बना देगा, एटीपी बन जाएगा। ऐसे तो बनता है एटीपी ना। और देखिए एक चीज समझ लीजिए कि एटीपी और फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। तो एटीपी बिना एनर्जी के नहीं बनती है, बिना एनर्जी के नहीं बनती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, दो चीज हमको और बताना है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बना था, बना कैसे था, शुरुआत में बना था ना, डिफरेंस कैसे आया था, बाहर का अंदर था। प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एनर्जी खर्च कैसे, आपने जो प्लास्टोक्विनोन को देखा था ना, प्लास्टोक्विनोन हमने कहा था वो अपना रूप बदल करके P2S2 के रूप में अंदर एंट्री किया था, मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा ना। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा तो किसी पंप के द्वारा आया होगा कि नहीं, किसी चैनल प्रोटीन को के अंदर से निकल करके तभी तो आया होगा अंदर यहाँ। तो एनर्जी खर्च की थी उसने, एनर्जी खर्च की थी, क्योंकि लो से हाई की तरफ खींच रहा हो, लो से हाई की तरफ ले जा रहा है स्ट्रेस को, लो से हाई की तरफ करने में क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एक्टिव होता ना। लो से हाई बाहर कम थे, अंदर ज्यादा हो रहे हैं, बाहर से अंदर खींच के जबरदस्ती खींचा जा रहा है, तो एनर्जी। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बनता है तो एनर्जी को देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, इसको, मोबाइल वाले को। इसको एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये अंदर नहीं ले जाएगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, इसको बराबर हो रहा है, अंदर से बाहर क्या है, भाग के सब जा रहे हैं, भीड़ बाहर जा रही है, प्रोटॉन बाहर भाग रहे हैं, तो बराबर हो रहे हैं ना। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, टूट रहा, टूटने का मतलब से इक्वल हो रहा धीरे धीरे। तो जब टूटेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट तो सारे के सारे कहाँ से भाग के जाएंगे, F0 पार्ट से, और जाएंगे कि यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी रिलीज होती है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं F1 पार्ट, यही इस एनर्जी को यूज करके क्या बना देता है, एटीपी। एटीपी ऐसे नहीं बनती है, दो चीजें इतनी आसानी से जुड़ती नहीं है, जोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। वो एनर्जी कहाँ से आई, ये जब सब बाहर भागे तो एनर्जी रिलीज हुई, ग्रेडियंट टूट रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी का फायदा कौन उठाया, F1 ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, इसको एटीपी और फॉस्फेट को जोड़ करके एटीपी बना दिया, एटीपी बन जाती है। समझ गया? तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा कोई समस्या हो। इसमें हमने बता तो बहुत कुछ दिया, लेकिन समरी में आपको 3 चीजें ध्यान रखते हुए फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। कैनियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताती है कि कैसे एटीपी बनता है, समझाती है। एटीपी 2 जगह बनती है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। एटीपी बनाने के लिए चाहिए क्या, एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, और क्या जरूरी है, एक एंजाइम का होना जरूरी है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, और क्या जरूरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डिफरेंस पैदा होना चाहिए, तभी एटीपी बनेगा। अगर डिफरेंस नहीं आएगा तो एटीपी नहीं बनेगा। रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। अब ये डिफरेंस बनता कैसे है, तो डिफरेंस में क्या होता है, बाहर प्रोटॉन कम हो जाते हैं, अंदर की साइड में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, बाहर कैसे कम होते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अंदर कैसे बढ़ता है, एक तरीके से, तो अंदर बढ़ रहा है, बाहर 2 तरीके से घट रहा है, तो ओवरऑल अंदर बढ़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो मजबूरन उनको बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर जब निकलेंगे तो कहाँ से जाएंगे, वो F0 पार्ट से। एंजाइम के 2 पार्ट, F0 F1। F0 पार्ट चैनल का काम करता है, बुक में लिखा है, चैनल का काम करता है। जैसे यहाँ से निकलेंगे तुरंत ये क्या होगा, एनर्जी को रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी तो ये F1 वो एंजाइम है मेन, वो क्या करेगा, एटीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़ करके एटीपी बना देगा, बन गया एटीपी। ऐसे एटीपी बन जाती है, ठीक है। अब पढ़िएगा, फिर जब क्वेश्चन होगा तो और क्लियर समझ में आएगा। समझ में आया? आगे क्या पढ़ के आना है इसके बाद,
इसके बाद केल्विन साइकिल आप पढ़ के आइएगा, पढ़ के जरूर आ जाना। C3 साइकिल और C4 साइकिल। आज कौन सा दिन था इसका? तीसरा दिन था ना, 5 दिन में खत्म करना है। कल C3 C4 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, अगले दिन जो फैक्टर कंप्लीट हो, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन पढ़ के जरूर आएगा सर। नॉन साइक्लिंग में पता है सर, हाँ में इलेक्ट्रॉन का भी चैनल बनाना है सर। क्या करें? नॉन साइक्लिक, ETS वो भी बनाना है। हाँ नॉन साइक्लिक भी ETS होता है, बिना ETS के ETS नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चलता ही है। चैनल नहीं, तो ETS का मतलब नहीं समझा है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन दूसरे को गया, दूसरे तीसरे को गया, ये सब चल रहा है इस तरीके से ना। वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला ETS नहीं चलता। वहाँ पर भी आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर ना ढेर सारे, हाँ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर दूसरे हैं, उसके दूसरे होते हैं, ठीक है। मेन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएगा तो वहीं साइटोक्रोम B6 पर ATP बन जाता है। कैसे बनता है? इससे बन जाता है, ठीक है।